हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 1997 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड सस्पेंस मूवी गेम के बारे में बता रहे हैं। ये कहानी एक निकोलस नामी बिजनेसमैन की है जो दौलत और बिजनेस में अपनी जिंदगी की खुशियों से दूर जा चुका है। उसे अपनी बर्थडे की भी कोई खुशी नहीं है। उसकी बीवी भी उसे छोड़कर जा चुकी है। निकोलस का भाई कॉन्डर्ड उसे लंच पर बुलाता है और उसे एक वाउचर गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि ये वाउचर एक CRS एंटरटेनमेंट कंपनी का वाउचर है। इस कंपनी ने मेरी जिंदगी बदल दी है और मैं नशा छोड़कर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूँ। निकोलस घर आता है तो उसकी एक्स वाइफ एलिजाबेथ की कॉल आती है जो उसे बर्थडे विश करती है। इसके बाद निकोलस को याद आता है कि उसके बचपन में उसकी बर्थडे के दिन उसके बाप ने खुदकुशी कर ली थी और वो इस वजह से कभी भी इस दिन खुश नहीं रहा। अगले दिन निकोलस एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाता है तो उसको उस बिल्डिंग में CRS कंपनी का दफ्तर नजर आता है। वहाँ उसे कंपनी का नुमाइंदा जिम मिलता है जो निकोलस को बताता है कि ये एक गेम है जिसे खेलने के लिए उसे कहीं नहीं जाना बल्कि गेम खुद उसके पीछे आएगी। वो वहाँ पर उसके मेडिकल टेस्ट लेते हैं और उसे एक फॉर्म फिल करवा लेते हैं और निक फारग होकर क्लब चला जाता है। क्लब जाकर उसे वहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो CRS के बारे में आपस में बात करते हैं। वो इनसे पूछता है कि CRS क्या है और ये गेम किस तरह की है, लेकिन उसे कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बताता। निक को कॉल आती है कि उसे गेम से निकाल दिया गया है, वो टेस्ट में फेल हो चुका है। इसके बाद निकोलस जब घर आता है तो घर के बाहर उसे एक आदमी वैसे ही पड़ा खुदकुशी की हालत में मिलता है जैसे उसके बाप ने खुदकुशी की थी। निक जब इस लाश के पास जाके देखता है तो वो एक जोकर का पुतला होता है। वो इस पुतले को उठाकर जब इसकी तलाशी लेता है तो इसकी जेब में से एक चाबी मिलती है। तब वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जहां पर इस गेम के बारे में टीवी एंकर इसको बता रहा होता है और वो इसको बताता है कि ये चाबी अपने पास संभाल कर रखे, ये चाबी उसे गेम में काम आएगी और उसे इस तरह की और भी कई चाबियां मिलेंगी जो उसको इस गेम में मदद देंगी। उसे ये एहसास होता है कि पुतले की आंख में एक कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से गेम के लोग इसको देख रहे हैं। अगले दिन निकोलस अपनी बिजनेस पार्टनर के पास एक मीटिंग के लिए आता है और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है। उस ब्रीफ केस के अंदर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो अपने बिजनेस पार्टनर को देकर इस बिजनेस को उसके साथ पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता है। निकोलस ब्रीफ केस को खोलने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। निकोलस वही चाबी जो उसे पुतले की जेब से मिली थी वो लगाकर खोलने की कोशिश करता है मगर वो काम नहीं आती। निकोलस वहाँ से निकलकर होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक वेट्रेस से वाइन इसके ऊपर गिर जाती है। मैनेजर आकर उस वेट्रेस को जॉब से निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद एक और वेटर आकर निकोलस को एक पर्ची देता है जिस पर लिखा होता है कि इस लड़की को जाने मत दो। निक टेबल से उठ के उस वेट्रेस के पीछे भागना शुरू कर देता है। उस वेट्रेस का नाम क्रिस्टाइन है। जब निक क्रिस्टाइन के पास पहुंचता है तो उनके करीब एक लाश पड़ी मिलती है। क्रिस्टाइन निक को कहती है कि वो मदद करे। निक उसी वक्त वहाँ पर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस और एम्बुलेंस आकर निक और क्रिस्टिन को इस मरे हुए आदमी के साथ लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। कुछ देर के बाद निक को महसूस होता है कि यहाँ पर इनके अलावा और कोई नहीं है, सब लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं। क्रिस्टिन घबरा जाती है। निक उसको बताता है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। वो लिफ्ट के जरिए इस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद लिफ्ट खराब हो जाती है। निक उसी वक्त CRS की चाबी से इस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लिफ्ट इस चाबी से नहीं खुलती। निक लिफ्ट को तोड़कर इसमें से बाहर निकलता है और वो क्रिस्टिन को लेके वहाँ से भागना शुरू कर देता है लेकिन निक का ब्रीफ केस इसी लिफ्ट के अंदर रह जाता है। उसी वक्त निक को पता चलता है कि लिफ्ट के बाहर निकलने पर ये CRS के दफ्तर में आ चुके हैं जहाँ पर निक ने वो फॉर्म फिल किया था। इसी वक्त अलार्म बजने लगते हैं और दोनों फायर एग्जिट से भागकर बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। पुलिस इनके पीछे आती है और पुलिस को देखकर क्रिस्टिन भागना शुरू कर देती है। उसके पीछे निक भी भागने लगता है। पुलिस इनके पीछे कुत्तों को छोड़ देती है और वो दोनों बिल्डिंग में चले जाते हैं और कुत्ते इनके पीछे भागते रहते हैं। भागते भागते निक का जूता रास्ते में गिर जाता है और ये कुत्ते निक का जूता लेकर भाग जाते हैं। निक और क्रिस्टिन वहाँ से भागकर निक के दफ्तर में आ जाते हैं। निक क्रिस्टिन के लिए वहाँ पे टैक्सी बुलवाता है और क्रिस्टिन को ड्राइवर के साथ उसके घर भेज देता है। क्रिस्टिन उसको बताती है कि उसके ऊपर वाइन गिराने के लिए किसी ने उसे $400 दिए थे। निक और क्रिस्टिन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन निक की सेक्रेटरी का फ़ोन आता है कि निक का बैंक कार्ड होटल निको में किसी ने इस्तेमाल किया है और वहाँ पर एक कमरा बुक किया है। जब निक उस बुक किए हुए कमरे में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर बिखरा हुआ सामान नज़र आता है। उसका ब्रीफ केस जो लिफ्ट में गुम हो गया था, उसके कपड़े, उसका साइन शुदा बिल और उसके टेबल पे ड्रग्स और काफ़ी सारी ख़वातीन की न्यूड तस्वीरें मिलती हैं। निक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है लेकिन ड्रग्स को टॉयलेट में फेंकता है और इसी दौरान इसके हाथ पे एक ज़ख्म लग जाता है। वो सारी तस्वीरें उठा के ब्रीफ केस में रख के जल्दी से वहाँ से निकल जाता है।
उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। निक रुक कर उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन निक देखता है कि उस बंदे के हाथ में गन है। निक उससे झगड़ा करके उस बंदे से गन छीन लेता है। निक गन को चेक करने के लिए फायर करता है कि ये गन असली है या नकली है, लेकिन फायर की आवाज़ से उसे पता चलता है कि ये गन असली है। तो वो निक को बताता है कि वो एक प्राइवेट जासूस है जिसे इस काम के लिए हायर किया गया है, और वो वहाँ से ये बताकर भाग जाता है। निक अपने लॉयर को कॉल करके अपने पास बुलाता है और अपने साहब बिजनेस पार्टनर के पास जाके उसको कहता है कि ये सारा कुछ उसका किया हुआ है, उसने इसके पीछे बंदे लगाए हैं। लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर उसको इस बात से मुकम्मल तसल्ली देता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसके बाद जब निक अपने घर आता है तो उसे अपने घर के दरवाजे और लॉक टूटे हुए मिलते हैं और घर सारा डिस्टर्ब मिलता है। जोकर के पास उसको उसके वालिद की खुदकुशी की तस्वीर मिलती है। निक पुलिस को वहाँ पे बुलाता है। तभी कॉनरेड आकर उसको बताता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो काफ़ी डरा हुआ है, और वो कहता है कि हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा। दोनों भाई गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। तभी कॉनरेड निक को बताता है कि वो इस गेम में फंस चुका है। सीआरएस वाले पैसे लूट रहे हैं और वो इसको ब्लैकमेल करके इससे और ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उसी वक्त इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। कॉनरेड कहता है कि ये गाड़ी का टायर फटना भी इसी का हिस्सा है और ये सीआरएस ने ही किया है। निक गाड़ी से निकलकर गाड़ी का टायर बदलने लगता है तो कॉनरेड को गाड़ी में बहुत सी चाबियां मिलती हैं। ये चाबियां देखकर निक को कहता है कि ये सीआरएस की गेम है और तुम इस गेम का हिस्सा हो, और वो निक पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम सीआरएस के साथ मिले हुए हो। ये कहकर कॉनरेड वहाँ से भाग जाता है और निक उसे आवाज़ें देने लगता है, लेकिन वो उसकी आवाज़ नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। निक वहाँ से एक टैक्सी बुलाकर अपने घर आ जाता है, मगर टैक्सी वाला उसे घर लाने की बजाय कहीं और ले जाता है। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी के दरवाजे लॉक करके खुद टैक्सी से छलांग लगा देता है और गाड़ी को पानी में गिरा देता है। निक गाड़ी में पड़े हुए लीवर की मदद से गाड़ी के दरवाजे खोल के वहां से बाहर निकलता है और अगले ही दिन वकील और पुलिस को लेकर सीआरएस के दफ्तर आता है, लेकिन वहां कर वो हैरान हो जाता है कि वहां पे सीआरएस का दफ्तर मौजूद ही नहीं होता। पुलिस जब इस सारी चीज़ को तफ्तीश करती है तो ये बात सामने आती है कि सीआरएस नामी किसी कंपनी ने यहाँ पे कभी दफ्तर रेंट पर लिया ही नहीं, और ना ही कभी यहाँ पे इस नाम का कोई दफ्तर बना था। निक उसी टैक्सी वाले को बुलाता है जिसके साथ उसने क्रिस्टीन को उसके घर भेजा था, और उससे क्रिस्टीन का एड्रेस लेकर वो क्रिस्टीन के घर पहुंच जाता है। वो क्रिस्टीन से पूछता है कि ये सारा क्या माजरा है। क्रिस्टीन उसे कहती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। इसी वक्त वो वहाँ पे मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेता है तो उसे समझ आती है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है, क्योंकि फ्रिज उसे खाली मिलती है और टेबल पे पड़े हुए लैंप के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है, यानी कि ये चीज़ें अभी नई नई खरीदी गई हैं। क्रिस्टीन बताती है कि सीआरएस के कैमरे हमें देख रहे हैं। निक कैमरे को देखकर कहता है कि सामने आकर मेरे साथ बात करो, और वो गुस्से में आकर उस कैमरे को तोड़ देता है। तभी सीआरएस के लोग वहां पर आ जाते हैं और घर के बाहर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग की आवाज़ से निक और क्रिस्टीन डर के वहां से भाग जाते हैं। गाड़ी में बैठकर जाते हुए क्रिस्टीन निक को बताती है कि सीआरएस वाले लोगों के बैंकों से पैसा निकालते हैं और ये इस गेम के जरिए लोगों को फंसाकर लोगों को लूटते हैं। निक परेशानी की हालत में उसी वक्त बैंक में कॉल करता है और उन्हें अपना पासवर्ड बता के अपने अकाउंट की डिटेल पूछता है, तो बैंक वाले उसको कॉल पे बताते हैं कि उसका अकाउंट खाली हो चुका है। निक अपने वकील को फ़ोन करके फार्म हाउस पर आने का कहता है और क्रिस्टीन को लेकर अपने फार्म हाउस चला जाता है। क्रिस्टीन जब कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है तो उसी वक्त निक के वकील की कॉल आती है जो उसे बताता है कि इसके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं और उसकी कोई रकम नहीं निकली। क्रिस्टीन कहती है कि लॉयर भी इनके साथ मिला हुआ है, ये तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही निक बेहोश हो जाता है। निक को जब होश आता है तो वो पुराने कपड़ों में एक बड़े से बॉक्स के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर बेहोश पड़ा होता है। वो उठ के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अमेरिका की बजाय किसी और मुल्क में आ चुका है। वो अमेरिकन एम्बेसी में जाके अपना तारुफ करवाता है और उनसे मदद के लिए कहता है, लेकिन उसका हुलिया देख के कोई भी उसकी मदद नहीं करता। निक उसी वक्त अपने हाथ में पहनी हुई अपने बाप की घड़ी बेचकर किसी तरह से अपने घर वापस आता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका घर लॉक है। वो गेट फांक कर जब अंदर आता है तो अंदर आके उसको पता चलता है कि उसके घर में भी कोई रकम मौजूद नहीं है। वो अपने घर में छुपाए हुए कुछ पैसे और गन उठा के अपने कपड़े बदलता है और अपनी साबिक वाइफ एलिज़ाबेथ के पास चला जाता है। एलिज़ाबेथ से गाड़ी उधार मांग के वहाँ से निकलने लगता है तो उसे वहाँ पर टीवी पर वही बंदा नज़र आता है जिसने इससे फॉर्म साइन करवाया था। निक उसी वक्त समझ जाता है कि ये एक एक्टर है जिसे इस काम के लिए हायर किया गया था। निक उस बंदे को तलाश करने के लिए उसका एड्रेस लेके उस एक्टर के घर चला जाता है। उसे पता चलता है कि ये एक्टर अपने घर नहीं बल्कि बच्चों के साथ कहीं बाहर गया हुआ है।
निक बंदूक के जोर पे उस एक्टर को अपने साथ ले जाता है और उसको कहता है कि CRS के दफ्तर लेके चलो। वो एक्टर निक को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता, उसका सिर्फ इतना ही काम था जितना उसने किया, लेकिन निक बंदूक के जोर पे उसे अपने साथ ले जाता है। जब वो एक्टर निक को लेके उस दफ्तर में आता है तो वहाँ पे आके निक देखता है कि क्रिस्टिन और वो तमाम लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो पिछले दिनों में उससे मिले थे। वो जासूस, पुलिस वाले, एम्बेसी वाले, तमाम ही लोग वहाँ पर उस दफ्तर में उसे नज़र आते हैं। तभी गार्ड्स उस एक्टर को गोली मार देते हैं जो वहाँ पे गिर के मर जाता है। क्रिस्टिन और निक वहाँ से भागकर टेरेस पर आ जाते हैं और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेते हैं। निक क्रिस्टिन से कहता है कि मुझे अपने बॉस के पास लेके चलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये गन असली है, ये गेम वाली गन नहीं है। तो क्रिस्टिन कहती है कि मुझे मारकर भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बॉस किसी की नहीं सुनेगा, वो अपना काम करेगा, उसने तुम्हारी रकम चोरी करनी थी सो उसने चोरी कर ली। इसी दौरान गार्ड्स दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं और अंदर आने के लिए वो दरवाजे को तोड़ते हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन के निक वापस पलटता है और क्रिस्टिन रोना शुरू कर देती है। निक दरवाजे की तरफ गोली चलाता है। गोली दरवाजे के पीछे कॉन्डेड को लगती है जो दरवाज़ा खुलते ही उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। कॉन्डेड के साथ दरवाजे के पीछे से तमाम एक्टर्स नमूदार होते हैं, लेकिन निक को बड़ा अफसोस होता है कि उसने अपने भाई को गोली मार दी। इसी दुख में वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा के खुदकुशी की कोशिश करता है। निक आके जब गिरता है तो मेडिकल की टीम आके उसे उठाती है और उसे चेक करती है। जब निक की आंखें खुलती हैं तो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स, उसके दोस्त और उसके तमाम चाहने वाले उस हॉल के अंदर मौजूद होते हैं और वो सारे इसको तालियां बजाकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद मूवीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि और कौन सी मूवीज़ हैं जिनके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं।